अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम महमूद। जब से जनरल फैज़ हमीद की कोर्ट मार्शल का ऐलान हुआ है तो टॉक शोज, व्लॉग्स और ख़बरों का एक सैलाब उमड़ आया है। अच्छा, अब तक इस हवाले से जो एक ही अथेंटिक चीज़ है जिसे मुसद्दिका कहा जा सकता है वो है आईएसपीआर की प्रेस रिलीज, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह टॉप सिटी के मामले में उनसे इंक्वायरी की गई और उसके बाद जनरल फैज़ हमीद ने अपनी रिटायरमेंट के बाद जो सरगर्मियां की उनमें से मुतअद्दिद बार उन्होंने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां की, लेकिन इसकी डिटेल नहीं दी गई। तो उसके बाद से खबरों का एक सैलाब है और ये खबरें ज़्यादातर जो है ज़राए के हवाले से आ रही हैं। अब ये ज़राए मुसद्दिका हैं या गैर मुसद्दिका, बहरहाल एक सैलाब है जो बहता चला जा रहा है। तो हमने कोशिश की है कि ये मालूम करने के लिए कि असल सूरत हाल क्या है, हमने एक ऐसी शख्सियत से रब्ता कायम किया है जिनकी बात ना सिर्फ ये कि ऑथेंटिक है, बल्कि वो इन सारे मामलात पे उनसे ज़्यादा शायद ही कोई तज्जिया निगार जानता हो। और उनका नाम है ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून राजा। हम उनका थोड़ा सा पहले तारुफ कराते चलें। एक तो ये कि वो अपने दौर में आईएसआई के दफाई तज्जियाकार रहे हैं। आजकल वो एक मुस्तनिद थिंक टैंक के पैटर्न इन चीफ हैं और ये वो थिंक टैंक है जिसकी सिफारिशात जो है पॉलिसी साजों तक भी जाती हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून 5 किताबों के मुसन्निफ भी हैं। तो आइए हम चलते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब के पास और उनसे पूछते हैं कि ये सारा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नदीम साहब, कैसे हैं? मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं सर जी? जी, बहुत खुशी हुई कि आज पहली दफा आपके साथ हम इस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। आसिफ साहब, ये बताइएगा कि ये जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि एक सैलाब आया हुआ है, लेकिन अभी तक मुसद्दे का तो एक प्रेस रिलीज ही है ना कि भाई ये होने जा रहा है, कोर्ट मार्शल उनका होने जा रहा है। अब बाकी सारी बातें जराए के हवाले से हैं, तो उसमें से बहुत सारी ऐसी ये चीज़ें हैं जो हम पता करना चाहते हैं कि ये मुसद्दे का हैं या गैर मुसद्दे का हैं। कि सबसे पहले तो ये आइएगा कि 9 मई एक हॉट इशू है। तो बहुत सारे मसन जो सहाफ़ी हैं, तज्जिया निगार हैं, वो ये कह रहे हैं कि 9 मई जो है उसमें लिंक इनका बनता है। तो आपके पास इस हवाले से क्या मालूमात है? क्या वाकई ऐसा है कि 9 मई में भी इनका कोई लिंक बनता है जनाब फैज अमीर साहब का? तो मैं इसका फौरन आपको जवाब तो दे दूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप सारा इसके बैकग्राउंड का मुख्तरन जो है आपको अगर मैं रोशनास न करूँ तो शायद ये जो आज आप इस तूफान की जो ये बात कर रहे हैं, जी ये जी। आखिर एक दिन में हादसा नहीं हुआ। जी जी। इसके पीछे जो है ना बहुत सी चीजें हैं। और इसकी शुरुआत आपको मालूम होगा कि ये थर्ड एक्सपेरिमेंट, पार्टी एक्सपेरिमेंट जो है, वहां से ये शुरू हुआ था, क्योंकि दो पार्टी सिस्टम जो थी वो एक नाकाम हो गई थी। उसके अलावा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है इन दो मेन स्ट्रीम पार्टीज ने बना लिया था। जी जी। 18th अमेंडमेंट बन गई थी, और फिर जो पीपल पार्टी जरदारी रूल था वो एक ब्लैक रूल जो था। तो जी उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि एक नेक नियति के साथ उन्होंने कहा कि अभी हम जो है एक थर्ड पार्टी एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक नई पार्टी को आगे लेके आते हैं, और उसमें चुनाव जो है, लॉटरी जो है वो पीटीआई की निकली। और फिर आपको जैसे मालूम है कि इनकी शुरुआत जो है 2011 से, जो इनके बानी थे पहले जनरल शुजा पाशा साहब, जो फिर जनरल जहीरुल इस्लाम, दोनों जो है डीजीआईएसआई जो रहे हैं वो जी। रहे, साथ साथ और भी ये मिलते रहे। तो जी जो जी। प्रोग्राम ये था कि ये दो मेन स्ट्रीम पार्टीज है उनको हमने दो फेजेज में डिमोलिश करना है। जी। पहले 2013 में जो है पीपल पार्टी को, और फिर 2018 में जो है 2000 ये पीएमएलएन को। तो उसी तरीके से प्रोग्राम चला, और जी 2013 में पीपल पार्टी जो है वो एक रीजनल पार्टी बन गई। 2018 में बहुत सख्त क्योंकि मुकाबला था, जी। बहुत मुश्किल पड़ी, तो फिर एक भरपूर किस्म की जो है ना इंजीनियरिंग हुई। और आपको ये मालूम है कि वो किस तरीके से जो है ना और पार्टियों के, मुस्लिम लीग नून खास करके उनके जो है ना वो तोड़े गए। और फिर जो है इनको जीत, लेकिन इनको फिर भी सिंपल मेजोरिटी नहीं मिली। हम्म। अब आ जाती है जो सारी जो बातचीत हो रही है, ये लेफ्टिनेंट जनरल फैज फैज हमीद अमीर। की, जी जी। जो कि उनकी लास्ट अपॉइंटमेंट जो थी वो भालपुर के कोर कमांडर थे, उससे पहले पेशावर के भी रहे। जी जी। एक साल में और दो कोरें उन्होंने कमांड की। और जी उससे पहले वो जो है डीजीएसआई रहे, और उससे पहले वो डीजीसी यानी काउंटर टेररिज्म के वो हेड थे। तो जो डीजी सी जो थे उस दौरान में 2016, 17 और 18 में भी
जी। जो इनका जो रोल था वो एक भरपूर था। और इनकी अपनी एक जाती पर्सनल एम्बिशंस थी। वो ये चाहते थे कि आइंदा जो है मैं जो है आर्मी चीफ बनूं, पहले डीजीएसआई बनूं। तो उस तरह के उसके सिलसिले थे। हम्म। तो उस एम्बिशंस को पूरा करने के लिए इसने जो है ना अपने कोई गठजोड़ जो है जुडिशरी के साथ यानी साकिब निसार के साथ भी की, जी। नैब के साथ भी की, क्योंकि इनकी पोजीशन एक ऐसी थी कि ये उनको मैनिपुलेट भी कर सकते थे, जी। फोर्स भी कर सकते थे, और अपनी बात जो है ये मना भी सकते थे। इसी तरह एफआईए वगैरह जो ये अदारे हैं वो भी उन्होंने किया। फिर 2016 में इनका कांटेक्ट जो है बुशरा बीबी के साथ भी हो गया। उस वक्त तो मानेका की जो है ना बेगम थी। ये मुझे बताइएगा कि जब इनका राब्ता हुआ बुशरा बीबी से 2016 में आप कह रहे हैं, तो ये किस हैसियत से? बुशरा बीबी तो उस टाइम लाइमलाइट में तो ये आई है जब इमरान खान से शादी हुई है, तो ये इनसे कैसे राब्ता हो गया बुशरा बीबी से इनका, जनरल फैज हमीद का? जी ये जी बिल्कुल। ये आपको मालूम है कि इमरान खान साहब जो है वो पीरी फकीरी पे बहुत बिलीव करते थे। ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। जी। तो लेकिन फिर इनको नाकामियां हुई। जो इनकी एम्बिशन थी कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो पूरी नहीं हो रही थी। और फिर किसी ने कहा कि जी ये जो बुशरा बीबी पीरनी जो है ये इनके पास जाओ। तो फिर इनके उनके साथ ताल्लुकात बढ़े, आना जाना हुआ और जो भी हुआ। लेकिन जो असल काम जो ये किया फिर ये फैज हमीद ने एज डीजीसी किया कि हम्म। इन्होंने इनके बनीगाला में ही घर के बनीगाला घर के नजदीक एक घर किराए पे लेके दिया। और हम्म। इनके साथ 1 to 1 ये कांटेक्ट में हो गए। इनकी दूसरी बहन जो थी बुशरा बीबी, उनके साथ भी, और उनके हस्बैंड वो जो है हस्बैंड, उनके साथ भी ये हुई। हम्म। तो और फिर ये है था कि ये इनको सारी खबरें अंदर की देते थे। अच्छा। और वो फिर जाके वो खबरें उनको इस तरीके से देती थी कि मेरे पास जादू के अमल हैं, मेरे पास यानी जिन्नात मौक्कल है, हैं, मौक्कल है। मुअक्कल हैं। हम्म। और मैं जो है अंदर की बात जो है ना आप तक पहुंचाती हूँ। अच्छा। वो एक नहीं, हर रोज वो उनको नई नई खबरें वो देती थी जो किसी को वहम गुमान नहीं था, और वो सच साबित होती थी, हम्म। क्योंकि अंदर की खबर सारी जो है ना वो ये देते थे। तो वो फिर इनके बिल्कुल ही वो पक्के मुर्शिद और मुरीद हो मुरीद गए। जो है ये बन गए। और फिर ये इन्होंने ये कहा कि जी जनवरी में कट ऑफ डेट है, शादी करो, लेट हो जाओगे तो फिर काम बिगड़ जाएगा। और हम्म। फिर जनाब इस तरीके से जो है इनकी शादी हो गई। अब आगे तो आपको मालूम है। हम्म। लेकिन ये जो मैं ये कह सकता हूँ कि बाकी लोगों ने भी अपना रोल प्ले किया होगा जरूर, हम्म। लेकिन जो है इन्होंने ज्यादा रोल प्ले किया। इनका असर जो था, असर रसूख बुशरा बीवी पे आज तक जो है सबसे ज्यादा था। अच्छा, जी यानी कि आपका कहने का मकसद है कि बुशरा बीबी और इमरान की शादी कराने में जनरल फैज हमीद ने कलीदी रोल अदा किया था। जी, एक एक हद तक ये बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये किया था कि आखिर क्यों उनको वो घर लेके दिया, क्यों उनके साथ ये मुलाकातें करते थे और ये बातचीत करते थे, सारा चीज है। वो हम्म। एक वजह तो थी ना कि हम्म। उन्होंने कहा कि जी पहले मैंने इसको इनको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, हम्म। इसकी बीवी को फिर अपने हाथ में लेना है, और फिर मेरे अपनी एम्बिशन जो है ना फिर पूरी होंगी। हाँ, तो ये उनका अपना एक जाती मत जो हाँ है ना यानी मकसद भी। हाँ, यानी लुब्बे लबाब आपकी बात का यह है कि उन्होंने पहले तो बुशरा बीबी का और इमरान खान पे एतकाद बढ़ाया कि ऐसी अंदर की खबरें उनको दी। जाहिर है कि वो ऐसे अदारे के सरबराह थे, उनके पास अंदर की खबरें तो होती थीं। तो पहले तो उन्होंने इमरान खान तक ऐसी बुशरा बीबी के जरिए खबरें पहुंचाई, तो इमरान खान का जब एतकाद पक्का हो गया कि ये तो बहुत पहुंची हुई पीरनी है, फिर उनको करीब किया। उसके बाद शादी में अपना किरदार अदा किया ताकि वो प्राइम मिनिस्टर बने। और जासूस को किचन तक पहुंचा दिया इमरान खान के, अपने जी अपने हाँ जी। किचन तक पहुंचा दिया, बिल- ताकि बाद में बिल्कुल आर्मी चीफ बन सके, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। अच्छा। जी हाँ जी। हाँ, अच्छा, फिर तो चलें, वो बन गई इनकी बीवी, इन्होंने शादी करा दी और वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया फैज अमीन? फिर ये देखें कि जब ये डीजीसी के दौरान क्या बड़ी बड़ी चीजें इन्होंने क्या की। ये टीएलपी का जो धरना था हम्म। 2017 में, हम्म। तो हम्म। ये उस वक्त इनका सबसे ज्यादा नाम बोला जाता था। ये हम्म। भी कहा जाता था कि शायद इन्होंने इनको धरने को बिठाया है। हम्म। और उनको जो बर्खास्त करने में रेंजर्स, डीजी रेंजर्स खुद आके जो है ना उनको चेक बांट रहा है हम्म। था, तो इनका रोल जो है हम्म। उसमें जरूर था। हम्म। फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है सदीकी साहब, हम्म। उनको किस तरीके से इन्होंने किया, और फिर फाइनली उसको जो है ना
एक किस्म का डिसमिस कर दिया, रिटायर रिटायर कर दिया। वो उनकी आइंदा प्रमोशन जो है ना वो रुक गई। बाद में जाहिर है कि वो बहाल हो गए, लेकिन उस वक्त एज उनकी ये गुजर चुकी थी। तो ये दूसरा उनका बड़ा वाकया था। हम्म। और फिर ये है कि इन्होंने जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार हैं हम्म। उनके साथ, और जो उनके साथ जो लाइक माइंडेड जजेस थे उनके साथ वन टू वन इन्होंने कांटेक्ट करके इनका एक ये नेक्सस बना लिया। और हम्म। एक ये इन्होंने बनाया। फिर इन्होंने जो जस्टिस इकबाल थे नैब के चेयरमैन, उनकी वीडियो भी पकड़ी गई थी, शायद जावेद उसकी इकबाल। वजह से भी। जी हाँ, हाँ जावेद इकबाल जी हाँ। वो हम्म। हो गए, FIA हो गया, IB हो गया। ये इन सबको इन्होंने मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए, कि कैसे दो मेन स्ट्रीम पार्टीज जो हैं उनको कोर्स किया जाए, उनको नीचा किया जाए, ताकि PTI जो है ये ऊपर जाए और ये उसको 2018 में ये कामयाब हो। तो ये इन्होंने किया। फिर आपने देखा होगा कि पनामा केस में जो इनका रोल था, हम्म। कि साकिब निसार का भी और इनका भी, ये GIT जो स्पेशल बनी थी, इसमें ये जनरल साहब ने जो है ना रोल प्ले किया। उनके एक ब्रिगेडियर ISI के थे, एक ब्रिगेडियर MI के थे। और वो उनके साथ वो करके वो जो 10 वॉल्यूम वॉल्यूम बने, बाहर से शवाहिद उन्होंने इकट्ठे किए कि जी हमने सब किया। फिर मॉनिटरिंग जज जो लगाया, इनकी मॉनिटरिंग ये करते थे। जो ट्रायल कोर्ट यहाँ लगा, उनकी मॉनिटरिंग ये करते थे कि 6 महीने के अंदर अंदर ये फैसला करो। मकसद उनका ये था कि शरीफ फैमिली को डिमोलिश कर दिया जाए और रास्ता जो है इसका हमवार कर दिया, और उसमें वो ये ये कामयाब हो गए। तो ये तो उनकी थी कि 2018 में इन्होंने एक बहुत कलीदी रोल प्ले करके उनको किया। ये जो जितने साउथ पंजाब के जो तोड़े गए, जहांगीर तरीन तो एक था एक, लेकिन असल काम तो क्वेश्चन वाला काम तो ये कर रहे थे। दोनों ने मिलजुल के उनको तोड़ा, और इनको फिर भी ये सिंपल मेजोरिटी वो तो नहीं ले सके। लेकिन यह है कि पंजाब की हुकूमत इन्होंने बना ली, वो जरूरी थी इनके लिए। उसके बगैर जो है ना एक कोई हुकूमत जो है वो मजबूती से चल नहीं सकती। तो वो भी उन्होंने किया। फिर गाहे बगाए जब भी इस इमरान खान को अपनी नेशनल असेंबली में प्रॉब्लम पड़ी कि कोई भागने की कोशिश कर रहा है या अलाई जो है वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, इनके जरिए उनको कोर्स किया गया। और इनकी मदद ली। जो अपना जो एक लॉन्ग मार्च जो किया था फजल रहमान ने, उसकी डिस्पर्सल में भी इन्होंने ये रोल प्ले किया। तो वो कहने का मकसद ये है कि ये पूरी मुकम्मल तरीके से पॉलिटिकल अफेयर्स में कोर्सिवली जो है ये इन्वॉल्व थे, ताकि इमरान खान को जो है वो इक़्तिदार में ले आए। प्रमोट करें, उसको कामयाब करें। और इसमें जो है फिर इन तीनों का एक गठजोड़ बन गया, बाजवा साहब का और ये लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का जो है, और साथ साकिब निसार का। और ये जो है इनका, और साकिब नानी ये अपने फैज हमीद, हम्म। इन दोनों का। और ये जो 1 पेज मंत्रा है इमरान खान का और फैज हमीद का और बाजवा का, हम्म। ये उस बुनियाद पे पड़ा कि ये जो है ना कि हम एक पेज पे हैं कि सारी जो चीजें ये करते हैं ये मिल बैठ के करते हैं और कामयाबी से ये करते हैं। और वो फिर आज तक चला। अब तो वो फिर बाद में जो है वो मंत्रा मंत्रा सारा ये चला गया। लेकिन फिर आपने ये देखा होगा कि ये 3 साल की जो एक्सटेंशन बाजवा साहब को मिली, हम्म। इसमें भी फैज साहब ने जो है किया, क्योंकि इसमें पीपल्स पार्टी ने भी वोट किया हम्म। और नून लीग ने भी वोट किया। जी। इनके कॉन्टेक्ट जो है शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से, बिलावल और जरदारी से भी रहे। फिर। और इन्होंने सबसे करवा के तो इनको 3 एक्सटेंशन दी। तो फिर इन तीनों को जो है ना उसका भरपूर फायदा हुआ। बाजा साहब को तो हुआ ही हुआ, इनको हुआ कि जी अब मेरे रास्ता क्लियर हो गया है। हम्म। और इमरान खान ने कहा कि जी मैं अब और मजबूत हो गया हूँ इनकी वजह से। तो अब जो शुरू में जो 10 साल का इन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया था इमरान खान का, कि उसमें भी हमें रोक सकता। तो ये हर स्टेज के ऊपर जो है वो इनकी जो है वो हेल्प ये करते रहे, पॉलिटिक्स में ये इन्वॉल्व रहे। और बुशरा साहबा का अपना रोल था, क्योंकि बुशरा साहबा ने जादुई शहर की वजह से इनको कंट्रोल किया हुआ था। ये इनकी रेड लाइन ये बन गई हुई थी। बुशरा साहबा पे जो है इनका ये कंट्रोल था। तो बस इस तरह की ये एक खिचड़ी बनी हुई थी कि आप ये देखेंगे कि जो नेक्सस पंजाब में जो ये बन गया था, ये फराग होगी का, उस्मान बुज़दार का और बुशरा साहबा का, हम्म। इन्होंने तो उसको कभी नहीं ऑब्जेक्ट किया।
ये हम्म। तो जनरल आसिम मुनीर थे जब वो DGI थे, तो वो गए और उन्होंने बड़ी अच्छी बात उनको की कि जी ये आपके बारे में बातें हैं, मेरे पास शवाहद मौजूद हैं, वो ये कर रहे हैं, आपके घर को ये ठीक करें, वरना ये आपकी बदनामी होगी। तो उसकी बजाय ये कि वो ठीक करते, उन्होंने जनाब बुशरा साहब के कहने के ऊपर 24 घंटे के अंदर उनको फारिग किया और इनको फैज हमीद साहब को जो है वो स्टेटस के दे दिया। हम्म। फिर आपको ये मालूम अच्छा होगा अच्छा कि अच्छा, ये ये यहाँ यहाँ जी जरा रुकिएगा, यहाँ यहाँ एक तो पहले जी जी ये मुझे बताएं कि जब इनको DGISI बनाया गया जनरल आसिम मुनीर साहब को हटा के, तो उस वक्त तक टॉप सिटी स्कैंडल जो है वो पूरे तरीके से मंजरेआम पे आ चुका था और सुप्रीम कोर्ट तक जहाँ पहुंचा था। तो उसके बावजूद भी इन्होंने फैज हमीद को मतलब इमरान खान ने बनाया, तो इसके पीछे भी क्या बुशरा बीबी की आशीर्वाद थी? ये सारा आपके इल्म ये में क्या इस बिल्कुल हवाले आपका से? वैलिड ऑब्जर्वेशन है। कहाँ 2017 हम्म। और ये इनकी प्रमोशन के टाइम में जो हम्म। है ना, ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां भरपूर तरीके से चला और ये तय हो गया कि जी ये सारी गलती इन्होंने, क्योंकि ये नहीं है कि वो एक लैंड स्कैम था, हम्म। बकायदा अगवा का ये केस था, वहाँ रॉबरी की, इन्होंने सोना कैश पर ये ले किया उनको, ये सारी फैमिली को इन्होंने महबूस भी ये किया, थ्रेट थ्रेट भी ये दिए, वो सारा काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी इनको मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बनाया और फौरन जो है इनको DGSI बनाया। ये दो चीजें इनको एक ही वक्त में एक ही प्लेट में रख के उनको ये दे दिए। जाहिर है कि इन दोनों का मियाँ बीवी का जो है इसमें जो है फायदा ही फायदा था कि इसको हमें रखना है, और ये नहीं है कि सिर्फ DGSI बनाना है, आइंदा का आर्मी चीफ भी बनाना है। और उसके लिए आपको याद होगा कि किस तरीके से इमरान खान जो है, जो जो वजह बनी बाजवा बाजवा की उनकी में कलामी हुई और फुसलाना हुआ, वो नहीं इनको जाने देते थे कि इनको हर सूरत में आपने इसको नवंबर दिसंबर तक रखना है। उन्होंने कहा जी उसके 1 साल की कमांड जो है वो जरूरी है, उसके बगैर ये आर्मी चीफ के लिए क्वालिफाई ही नहीं होंगे, ये उसके फायदे में है। और आपने पहले इसमें हामी भर ली थी, अब हमने पोस्टिंग ऑर्डर निकाल रही है, वो सिर्फ इनका नहीं निकाला, ये 5 से 6 जनरल थे, उनका एक पूरा सर्कल था जिनकी पोस्टिंग ऑर्डर निकल चुकी है, कोई रिटायर हो रहा है, कोई गुजरांवाला से यहाँ आ रहा है, इस वक्त ये कोई पेशावर से इधर आ रहा है। तो ये तो हमारा सारा निजाम खराब हो है। वो कहाँ जुलाई और कहाँ नवंबर तक जो है ना बड़ी मुश्किल से जो है वो हुआ, और फिर इनको उस वक्त ये जाने किया, तो ये भी आपके सामने है। लेकिन फिर भी इनको भी उम्मीद थी इमरान खान को, और इनको भी उम्मीद रही आखिर वक्त तक कि मैं आखिर वक्त भी जो है ये बनाऊंगा। और बाजवा साहब जो है 20-21 नवंबर 2022 तक जो है इन्हीं की फेवर में रहे। फिर ये 22 तारीख के फौरन बाद जो है फिर इनका पासा पलटा बाजवा साहब का, क्योंकि उनको फिर उस वक्त मिला कि ये तो मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें 1 साल की और एक्सटेंशन लेके दूंगा, तो ये तो वहां के साथ इस राब्ते में है, नवाज शरीफ के साथ भी, और उनको और कहानी डाल रहा है कि मैं PTI का सफाया कर दूंगा और सारा कुछ करके और कर देंगे और बस सारा चीज हो जाएगा, और मुझे आप चीफ बनाए। तो वो फिर उसने कहा कि जी इसको किसी सूरत में नहीं बनाना। फिर बाजवा साहब जो है उन्होंने कहा जी किसी और को बना दें, जो है आसिम मुनीर को नहीं, जो कि नंबर 1 थे, तो नहीं बनाना। और ये ख्वाहिश इमरान खान की भी थी और ये ख्वाहिश जो है अमेरिका की भी थी कि जी अच्छा किसी और जनरल को बना दो। अच्छा। जनरल अगर नंबर 1 उनका था, या गुजरांवाला का कोर कमांडर जो था उसका मंजूर नजर जरदारी साहब का, ये सारे उनके नाम थे, तो इसको नहीं। और मैं ये कहूंगा कि जो 22 तारीख 26 तारीख का जो ये लॉन्ग मार्च था पेशावर से, हम्म। और अक्टूबर नवंबर का फिर लॉन्ग मार्च जो था लाहौर से, इसके पीछे ये थे कि पहले उसको बनाने नहीं देना, दूसरा ये है कि अब उसको गिराना है जनरल आसिम मुनीर को। इट वाज जनरल आसिम मुनीर स्पेसिफिक, जिसके पीछे जो है ना मेन ताकत जो थी, जो प्लानर जो थे, जो इंस्टिगेटर जो थे, वो जनरल फैज हमीद थे। और अब तो ये भी कहते हैं कि जी इनकी इन्वॉल्वमेंट वजीराबाद केस में भी और अरशद शरीफ केस के मर्डर में भी शायद इस कोर्ट ऑफ मार्शल के दौरान भी कुछ चीजें जो है सामने आए। जी अच्छा अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आपने कहा कि पहले इन्होंने 3 साल की एक्सटेंशन दिलाई बाजवा साहब को, जनरल फैज हमीद ने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी मैं मजीद 1 साल की आपको दिलाऊंगा, लेकिन
पसे पर्दा ये मियाँ बरादरान नवाज शरीफ से भी राब्ते में थे, शहबाज शरीफ से, और उनको ये कहते थे कि जी मैं पीटीआई का सफाया कर दूंगा, मुझे आप आर्मी चीफ बना दो। ठीक है। इनको कह रहे थे कि मैं एक्सटेंशन दिलाऊंगा, उनको कह रहे थे मुझे आर्मी चीफ बना दो, मैं पीटीआई का सफाया कर दूंगा। इमरान खान से कहते थे कि मैं आपके साथ हूं। तो ये तो ट्रिपल गेम हो ये गया, डबल गेम तो नहीं हुआ, ट्रिपल गेम हुआ ना ये तो। हाँ, ये ट्रिपल गेम होगी जी, बिल्कुल सही कहा आपने जी, बिल्कुल ये ट्रिपल गेम मतलब लोग होगी। कह रहे हैं डबल गेम। हाँ। हाँ, ये ट्रिपल गेम होगी ये जी। ये एक टाइम में डबल गेम तो हमने सुना है कि अमेरिका में डबल गेम करते हैं, ये ट्रिपल गेम वाली बात जो है जी। ये एक नहीं है। हाँ। सही अच्छा। कहा। अच्छा, आप बताएं कि ये भी कहा जा रहा है कि जब असम्बलियां डिसॉल्व की इमरान खान ने, अच्छा ये मुझे बताएं, पहले पहले तो मुझे ये बताएं कि पीटीआई पे जनाब फैज हमीद का कितना कंट्रोल था, कितनी गिरिप थी, और इमरान खान के जाने के बाद वो गिरिप कितनी और ज़्यादा बढ़ी, और बुशरा बीबी के जेल जाने के बाद क्या उसमें और इजाफा हुआ गिरिप में? ये पूरा ये सिनारियो मुझे ज़रा बताइएगा, आपके पास क्या इतलात हैं, और किस देखिए, तरह जो 29 नवंबर 2022 को जब उनकी प्रमोशन होगी, 27 को जनाब मुनीर की, तो इन्होंने फिर वॉलंटरली अपनी रिटायरमेंट की दरखास्त ये दे दी, और दिसंबर फैज में ये हमीद ने। अप्रूव जी। ये जी। उस वक्त बालपुर में कोर कमांडर थे, इनको कहा नहीं गया, इन्होंने खुद कहा, और वो अप्रूव हुई, और ये चले गए। अब हम्म। पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड जो इनका दिसंबर 2022 में जब शुरू होता है, तो उसके बाद जो है फिर इन्होंने जो है ना अपना असर रसूख जो डायरेक्टली पीटीआई में है हम्म। वो ज्यादा गहरा करना शुरू कर दिया। हम्म। और फिर इन्होंने मुख्तलिफ नेटवर्क्स जो है ये बनाने हम्म। और खास, और फिर जो है इन्होंने ये तरकीब ये दी कि जी अब इसको जो है ना जोर बाजू के साथ हम्म। स्ट्रीट पावर के जरिए से जो हम्म। है जो है हुकूमत को भी गिराना है, और जनरल आसिम मुनीर को भी गिराना है। तो ये फिर जो है इनके एक किस्म के प्लानर भी, स्ट्रेटेजिस्ट भी, और एडवाइजर भी, और डायरेक्टर जो है ये बन गए, कौन और फैज हर हमीद चीज बन गए? में जो है ये मदाखलत करते थे। और खासकर जब इमरान खान कैद हो गए, हम्म। तो वैक्यूम आ गया, उस वैक्यूम को फिर ये फिल कर रहे थे। हम्म। और इतनी ज्यादा उनकी इंटरफेरेंस हुई कि बहुत से जो पीटीआई के जो सीनियर लीडर्स थे वो हम्म। इसमें नाराज थे, और वो अपनी जो है ना कंप्लेंट्स इमरान खान को ये बताते थे कि जी ये बहुत ज्यादा जो है ये मदाखलत कर रहे हैं, जो हमारे लिए उस पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन इमरान खान जो है इस पर ट्रस्ट करते थे, और हम्म। शबी भी इसके ऊपर मुकम्मल ये ट्रस्ट करती थी, क्योंकि ये इनके फिर आईज एंड ईयर्स थे। जब ये आईएसआई से निकल गए हम्म। और जब दो को कमांड थे, तो फिर भी आईज एंड ईयर्स थे, अंदर की खबरें देते थे। और हम्म। बाद में इन्होंने उन्हीं लाइक माइंडेड जनरल ऑफिसर्स के साथ और रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ जो है उन्होंने रखा, सारी खबरें उनसे वो लेते थे और इनको ये पहुंचाते थे। इसीलिए ये बाखबर रहते थे अडियाला जेल में भी, और ये उसके मुताबिक जो है अपने मैसेज भी भेजते थे, ट्वीट्स भी करते थे, और सारा काम करता था। तो ना ये कि ये इंफॉर्मेशन देते थे, इन्होंने मीडिया नेटवर्क भी पूरा खोल लिया हुआ था कि हम्म। अंदर एक ट्विटर हैंडल रखा हुआ था, कैसे वो अंदर जाता था वो सारा किस्सा था। रऊफ हसन साहब जो है, जो एक बहुत बड़ा इधर मीडिया सेल इस्लामाबाद में जो है ना सेक्टर इस्लाम पीटीआई सेक्रेटरीट को खोला हुआ था, जहाँ से 2 मिलियन फेक अकाउंट्स पकड़े गए, जिनमें के जो लड़के लड़कियां जो एम्प्लॉयड थे उनको 3-3 लाख तनख्वाह ये दे रहे थे महीने की। हम्म। उनका काम ही यही था कि झूठी खबरें फैलाओ, वीडियोस बनाओ, ऑडियो टेप्स बनाओ, झूठ को इतना फैलाओ कि जी सच को ब्लैक कर दो और ब्लैक को सफेद कर दो। ये काम वो जारी कर रहे थे। इनका इनके साथ भी लिंक था, इनका एक्सपेट्रिएट्स के लीडर्स के साथ भी था। खासकर वो जो एब्सकॉन्डर्स हैं, हमारे जर्नलिस्ट, और एक रिटायर्ड मेजर और एक रिटायर्ड कैप्टन जो डिसमिस हो गए, दोनों उनके साथ मोहित खुर्जीदा वगैरह, उनके साथ डायरेक्ट लिंक भी था। तो वो सिलसिला जो है जो यहाँ से होता था वहां फैलाई जाती थी, और दुनिया में खबरें जो है ये फैलती थी, और इनको मीडिया हाइप के जरिए इनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ को आसमान पे रखा रखा हुआ था कि बस ये है और कोई नहीं है। और जो जो ये कहते हैं वो सही है, या कल भी सादिक अमीन थे और आज भी ये सादिक अमीन है। तो ये जैसे जुल्फी बुखारी, ये भी उनकी मदद ये करता था। फिर अभी आपने ये देखा कि ये 3 अफसरों को भी अभी गिरफ्तार कर लिए, जी। जिसमें एक ब्रिगेडियर गफ्फार और ये 2 लेफ्टिनेंट वो कर्नल हैं, वो सारे
चकवाल के हैं, तो ये तो शुरुआत है, और भी होंगे इसके अलावा भी। वो भी आज नहीं तो कल जो है ना ग्रस्त में ये आ जाएंगे। लेकिन आप इसकी फैलाव देखें इनके नेटवर्क का, कि हम्म। ये किस तरीके से, क्योंकि वो आईएसआई के हेड होके तो हम्म। ये नैरेटिव बनाना, थीम्स बनाना, तो वहां पर जानते हैं आईएसआई कैसे, तो हम्म। ये इनको नैरेटिव बना के देते थे और वो नैरेटिव ये चलता था। और हम्म। फिर इसके साथ मैं ये कहूँ कि 9 मई के जो मास्टर प्लानर्स में, मैं ये समझता हूँ कि ये जरूर उसमें शामिल। अच्छा, तो आप ये मुझे बताइएगा ना कि एक तो आप ये कह रहे हैं कि फैज़ हमीद जो हैं वो जब सर्विस में थे तो जब भी वो बुशरा बीबी और इमरान खान के कान और आंखें थीं, ठीक है, और जब रिटायर हो गए उसके बाद भी वो बुशरा बीबी और इमरान खान की आंखें और कान बने रहे, यही कहना बता रहे हैं ना आप? तो एक तरह से यानी कि या पूरी पूरी पीटीआई वही चला रहे थे, उनके मशवरों पे दोनों मियां बीवी चल रहे थे, और आज तक गिरफ्तार होने के पहले तक वो उनके मशवरों पे चल रहे थे। उनकी सारी कार्रवाइयों की, उनके जलसों की, लॉन्ग मार्च की, उनके बयानी की सारी प्लानिंग करके आप फैज हमीद दे रहे थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, यही यही थे स्ट्रेटेजिस्ट, यही थे, अच्छा। और बाखबर भी यही थे। हम्म। अंदर फौज की जो लिंकेजेस थी वो हम्म। इनके पास थी, हम्म। क्योंकि पहले तो इन्होंने अपनी रिटायरमेंट तक जो है ना यही सबको बताया कि जी अगला चीफ मैं हूँ, तो सब जाहिर है कि इसकी गुड बुक्स में ही रहते थे। हम्म। अब ये एक बयानिया दिया गया कि ये सब चीज पलट भी सकती है, हम्म। इमरान खान जब वापस आएगा तो मुझे भी फिर किसी तरीके से जो है ना कोई अहम ओहदा जो है ये मिल जाएगा, और मैं फिर जो है जो है ना एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी बन के ये मैं उभरूंगा, तो मुझे इग्नोर ना करें आप। अच्छा, यानी कि पहले तो वो उनकी ख्वाहिशात ये थी कि मैं आर्मी चीफ बन जाऊं। अब जब इमरान खान का तख्ता उल्टा गया, हुकूमत चली गई, तो अब वो इसलिए सब कुछ कर रहे थे कि अगर दोबारा पीटीआई इक्तदार में आती है तो उनको कोई अहम ओहदा मिल जाएगा हुकूमत में, इसलिए सब कुछ जी कर हाँ, रही है। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा, जरा 9 मई के हवाले से बताएं ना, बहुत कहा जा रहा है कि वो उनका काफी इन्वॉल्वमेंट थी। आपका तजुर्बा क्या कहता है कि वो थी वाकई 9 मई में फैज हमीद साहब की इन्वॉल्वमेंट? मैं तो जो अपनी तरफ से जो मैं चीज जो अखद अखद करता हूँ हम्म। कि 9 मई के जिस तरीके से हमले हुए, हम्म। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं 1% की गुंजाइश भी नहीं देता हूँ कि वो इतनी हिम्मत करे हम्म। कि वो इतना बड़ा ये स्टेप लगे कि जी डायरेक्ट जो है ना माथा लगाए फौज के साथ। ये हम्म। कभी हो ही नहीं। अच्छा। ये उसी वक्त हो सकता है जब इनको 100% एश्योरेंस दी गई हो कि आप जाओ, कोई रुकावट नहीं होगी, आपके लिए गेट खुले होंगे और आप कामयाब होंगे, कि हम्म। मैंने सब अंदर कर लिया है। और लाहौर का वाकया हमारे सामने, जहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल, 5 ब्रिगेडियर्स और लेफ्टिनेंट कर्नल्स को जो है सब थे, सब आने दिया, एंट्री गेट लाहौर कैंट अंदर, और फिर सब कुछ किया। ये कुछ मिनटों में तो नहीं किया, कितने घंटे वो अंदर रहे किसी ने नहीं पूछा। हम्म। अब जो है उनको जो है ना फौज ने अपने अकाउंटेबिलिटी सिस्टम से जो है ना वो अपनी जगह पहुंचा दिया है। हम्म। लेकिन इन्होंने तो अपना काम किया था, इसी हम्म। तरीके से इनके और भी लाइक माइंडेड जनरल थे जिन्होंने इनको किया। यहाँ तक कि एयरफोर्स में भी थे, उधर भी कई लोग जो है वो उनका कोर्ट मार्शल हो चुका हुआ है। तो ये सिलसिले तो बड़े फैल चुके हुए थे, क्योंकि ये जो कल्ट फॉलोइंग है, ये जो कल्ट फॉलोइंग जो शुरू हुई, इसने न ये कि पहली दफा पढ़े लिखे लोगों को जो है पूरे अर्बन एरियाज में उनको वर्गलाया और इंडोक्ट्रिनेट किया, पूरी यूथ, अर्बन यूथ को जो है ना मोटिवेट किया, सिविल सोसाइटी को ये किया, जर्नलिस्ट किया, मीडिया को किया, रिटायर्ड लोगों को खासकर फौजी, और कुछ हिस्सा जो है सर्विस में भी जो है और उनकी फैमिलीज भी हैं, उन तक जो है इनका जो है असर ये पहुंचा। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था, अभी हम थोड़ा फिर पीछे चलते हैं वहां पे जहां आपने कहा कि ये तीन तरफ खेल रहे थे। एक तरफ बाजवा साहब को वो दे रहे थे, आसरे दे रहे थे, और दूसरी तरफ अपने रास्ते हमवार कर रहे थे नवाज शरीफ और मियां बरादरान को, एक तरफ इमरान खान को। तो तब जो है नवाज शरीफ को बीमारी के लिए, जब वो बीमार थे तो जेल से निकाल के उन्हें वो लंदन भेजा गया इलाज के लिए। तो ये कहते हैं कि जी बाजवा साहब ने ये सारा काम किया था, लेकिन कुछ अर्सा पहले खबर आई थी कि उन्होंने सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कसम खाई है कि मैंने नहीं भेजा था।
तो ये किसने भेजा था? इसमें तो कहीं ये इन्वॉल्व नहीं थे अपने फैज हमीद उन्हें भेजने में भी? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। और कौन हो सकता है? हाँ। और तो कोई है ही नहीं था ऐसा हम्म बंदा हम्म जो कि ये कर सकता हो। हम्म उनके पावर में तो यही थे। हम्म। तो अब इमरान खान तो उसके हक में ही नहीं थे आखिर वक्त तक। नहीं चाहते थे वो, तो बाद में भी गिला करते रहे अच्छा। कि जी वो जो डॉक्टर साहब हैं लाहौर वाली हम्म यास्मीन, हम्म उन्होंने उनको रोना आ गया, बड़ा तरस आ गया इनको खाना, और शीरीन मजारी को भी आ गया। हम्म लेकिन जो असल में जो ग्राउंड वर्क जिसने सारा किया, वो प्लेटलेट्स वाला और ये वो सारा, हम्म। तो ये तो फिर और तो कोई सकता ना कि सारी आपकी लैब्स की रिपोर्ट ही चेंज हो जाए। अच्छा अच्छा, फिर उन्होंने सूबाई असम्बलियाँ केपी की और खैबर पख्तून सूबाई सूबाई असम्बली और पंजाब की असम्बली भी उन्होंने तोड़ी इमरान खान ने। तो उसमें भी कहा जा रहा है कि इमरान खान अपना फैज हमीद इन्वॉल्व थे उसमें भी, उनके मशवरे पे तोड़ी गई थी। इस हवाले से आप क्या समझते हैं? ये सही बात है? जी बिल्कुल, मतलब है कि जब चीफ स्ट्रेटजिस्ट और एडवाइजर और डायरेक्टर ये हो, तो ये हम्म कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा कदम जो है ये खुद जो है इमरान खान ने या उनके पॉलिटिकल लीडर्स ने ले लिया। मुख्तलिफ इनके नैरेटिव जो चलते रहे, वो जी जी। आखिर में फिर यही था कि इलेक्शन कराओ, दिन रात है कि सारे मसले जो है पाकिस्तान के वो ये ना हल हो जाएंगे, आप ये इलेक्शन ये करवा दें। तो हम्म ये नहीं कहते थे कि अगर इलेक्शन कराए और ये हार जाएंगे तो हमें एक्सेप्ट होगा। उनका जी इलेक्शन भी करवाओ और हमें जिताओ भी। और हम्म बाद में जो है अभी फिर जो ये आखिर में जो ये कहते रहे कि जी हमें जो है ना हमारा स्टोलन मैंडेट हमें दो, और हमें दोबारा जो है ना तख्त के ऊपर ये बिठाओ, और हमारे तमाम मुकदमे जो है ना ये क्लियर करो। ये इनकी आखिरी ये ये डिमांड्स थी। तो ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन इसमें जो एक चीज जो अभी इस कोर्ट मार्शल में हम्म। सामने आनी चाहिए, जी जी। वो ये था कि टीटीपी के साथ लिंकेज। अच्छा। ये भी आपको ये याद होगा कि जी ये कैसे शुरू हुआ 2021 में सिलसिला, किसने सबसे कलीदी रोल प्ले किया, क्योंकि ये एज डीजीएसआई वगैरह है कि जितने एक्सटर्नल मैटर्स हैं, जी बेसिक तो आईएसआई जो है एक्सटर्नल थ्रेट परसेप्शन को ये डील करती है। तो जी। ये एक हॉट फ्रंट था, और यहाँ पर अब एक वैक्यूम वहाँ आ गया था। तालिबान की हुकूमत आ गई थी, फौरन ट्रुप्स जो है वो चले गए थे, रॉ वहां से चली गई थी। तो हम्म अब ये इन्होंने समझा कि जी ये एक बहुत अच्छा ये मौका है कि हम इनको जीत के और इनको वापस मेन स्ट्रीम में ये ले आए। तो उसके लिए ये गुफ्त शनीद जो है इसमें प्राइवेट अंदाज से, नो ऑफिशियल चैनल नहीं, अनऑफिशियल चैनल के साथ उनके की। और उधर जो है वो सिराजुद्दीन जो है उन्होंने कहा कि मैं इसकी फैसिलिटेशन भी करूंगा और मीडिएशन भी करूंगा। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो तो मादा टूट गया। इन्होंने इनके 5 से 6 हज़ार जो है जो सख्त गीर किस्म के जो मिलिटेंट्स थे विद आर्म्स, और हम्म उनकी फैमिलीज टोटल मिला के 40 हज़ार उनको स्वात में और उधर साउथ वजिस्तान नॉर्थ वजिस्तान में दोबारा बसाया। फिर वो दिन और आज का दिन जो है वो टेररिज्म है। तो जो कहते यही हैं कि ये भी एक प्लान के मुताबिक ये हुआ था, कि बजाय इसके कि जैसे और पार्टीज ने अपना एक मिलिटेंट विंग बनाए, हम्म और एमक्यूएम की भी एक ये मिसाल है, तो हम्म हम खुद एक मिलिटेंट विंग बनाए, तो हम इसको अपना एक मिलिटेंट विंग क्यों ना बना लें। तो वो बड़े आखिर ये बनी गाला की डिफेंस और जो जमान पाक की जो डिफेंस को आसान काम था। कोई हम्म ये कोई नॉर्मल तो पार्टी में इतना दमखम है ही नहीं है कि वो पेट्रोल बम और इस करें कि जब भी वो पुलिस भी आई, रेंजर भी आए, एफसी भी आए, वो अंदर भी नहीं जा सकते थे। हम्म इतना इन्होंने उसको फोर्ट ये बना लिया था। तो हम्म एक तो ये बात है। हम्म दूसरी बात जो ये कह रही है कि एक मिलिट्री विंग वजूद में आ गया हुआ है साउथ वेस्टर्न केबी में, हम्म और उसकी पुष्ट बनाई जो है इस वक्त की जो हुकूमत है अफगानिस्तान की, वो हम्म ये कर रही है। अब हम्म ये चीजें देखनी होंगी कि इस कहाँ तक ये हकीकत है। हम्म फिर तो अगर ये हकीकत है तो फिर तो टीटीए, टीटीपी और पीटीआई का एक नेक्सस ये बनता है, जो कि मुल्क की सामूलियत के लिए जो है एक बहुत ये खतरे की ये बात है, वेरी डेंजरस थिंग विच हैपेंड।
अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन ये चीज जो है, हम्म, शवाहिद जो ये मिल रहे हैं, जिस हम्म, तरीके से ये टेररिज्म हो रही है, और हम्म, जिस तरीके से सॉफ्टनेस टीटीपी के लिए और जो वहाँ के जो तालिबान है उनके लिए दिखाई गई है, इस हम्म, पार्टी ने, किसी और ने तो कभी नहीं दिखाई ऐसी। हम्म, तो ये और बात थी जो मैं आपकी शुक्रगुजार करना चाहता हम्म। यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि ये टीटीपी जो है इसका बल्कि पीटीआई पीटीआई जो है इस पीटीआई उसका सियासी चेहरा है टीटीपी का इस टाइम, ये कहना चाह रहे हैं आप? हूँ। ये इसी तरह ये होती है ना जी, जितने भी सियासी हैं, बीजेपी है, ये आरएसएस का सियासी चेहरा है। हम्म, तो इसी बाकी भी जो है, अभी अमन कमेटी जो था हम्म, वो पीपल पार्टी का था, एमक्यूएम का मिलिटेंट विंग था। हर हम्म। एक ने अपनी जो है ना इस तरीके के मिलिटेंट विंग बनाए, शायद पीएमएलएन ने शायद नहीं बनाए, तो बाकी तो एएनपी वाला ने भी किसी वक्त में ये बनाए थे जी जी। जी 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 जी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि अभी अभी ये भी बहुत सारी बातें चल रही हैं कि जी साकिब निसार जो है उन वो भी गिरफ्त में आ सकते हैं इनकी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू होने के बाद। और वो तो इस टाइम लंदन में, उन्होंने बयान भी जारी किया है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं लंदन में बैठा हूँ और फलाना, जिस तरह आप गठजोड़ बता रहे हैं जो शुरू में हुआ था फैज़ हमीद का साकिब निसार से। तो ये कितने ये मुमकिनात में से है जो आप कह रहे हैं कि साकिब निसार भी गिरफ्त में आ सकते हैं सारे मामले के, आप क्या समझते हैं? और कौन कौन आ सकता है अदलिया की तरफ से अगर देखा देखिए ना, जाए? तारीख आप एक देखें सूरत तो हम्म, तो हाँ, तारीख देखें तो साकिब निसार साहब ने बहुत ही गंदा रोल प्ले किया हम्म, है। वो, उसके बाद फिर आसिफ सईद खोसा, और उसके बाद फिर बंदयाल साहब, हम्म, इन तीन जजों, चीफ जस्टिस ने जो है ना जुडिशरी का बेड़ा गर्क कर दिया। हम्म, आज जो जिस हालत में जुडिशरी है, न ये डिवाइडेड है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में तफरीक पड़ चुका हुआ है, और एक जुडिशल क्राइसिस भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी है। इसकी शुरुआत जो है ये साकिब निसार ने की। उनका उनका जो एक गठजोड़ जो था ये पीटीआई के साथ इतना ये गहरा था कि वो फिर अपना जो एक ये जज का जो कहते हैं कि ये अनबायस्ड होगा, जुबान से बात नहीं करेगा, ये तो हर चीज में उन्होंने अफेयर किया, जो जुडिशरी को पोलिटिसाइज कर दिया मुकम्मल तौर पर। आज जो है जरूरत जो है, ये जो है पूरी अदलिया की जो रिफॉर्म्स हैं, बाकी अदारों की भी रिफॉर्म है, सबसे जरूरी ये है, क्योंकि नेशन जो है वो बनती या गिरती जुडिशरी के ऊपर है। तो ये तो बहुत एक जरूरी और लाजिम है। तो उस सिलसिले से ये जो तमाम कड़ी जो मैंने ये बताई और ये सिलसिले हुए, उसमें साकिब निसार का एक बड़ा एक रोल ये बनता है, और हम्म। उन्होंने ये रोल किया, जो कि किसी सूरत में भी मुल्क के लिए जो है वो अच्छा नहीं। अच्छा, अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि सजाओं के बारे में कि जो मुमकिन सजा हो सकती है फैज़ हमीद को इस सारे मामले पे, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, लेकिन वो सारी जराए के हवाले से चल रही हैं। कोई कह रहा है कि जी एक्सट्रीमली भी जा सकते हैं सज़ा पे, और कोई कहता है कि ज़्यादा ज़्यादा 14 साल होगी। तो मैंने मेरे इल्म में आया कि आप भी फौजी अदालतें कभी चलाते रहे किसी दौर में, तो आपको तो इसका मुशाहिदा भी और तजुर्बा भी है। आप क्या समझते हैं कि उनको मिनिमम या मैक्सिमम कितनी सज़ा हो सकती है? देखिए, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में मिनिमम सजा नहीं होती। वो अच्छा। फिर यू नो समरी मिलिट्री कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट मिलिट्री कोर्ट लेवल पे डील हो जाता है, तो वो 5 साल हो गए, 7 साल, 8 साल हो गए। यहाँ जो है सजा बड़ी ही होती है, अच्छा। या वो 14 साल होती है, या फिर शायद डेथ सेंटेंस। लेकिन डेथ सेंटेंस के साथ जो किस्सा है वो ट्रीजन और एस्पाइनेज, ये दो चीजें हैं जो सिक्योरिटी को डायरेक्ट हिट करती हैं। तो अब अभी ये जो एफटीसीएम है, एक मेजर जनरल कर रहा है, और साथ फिर डी जैग और बाकी ब्रिगेडियर लेवल के मेंबर द्वारा जो है ना वो साथ ये होते हैं। तो वो तो एक हाई हाई पावर्ड जो है, जो बोर्ड है, जो एफटीसीएम कर रहा है, वो ये करेगा कि आखिर ये पोस्ट रिटायरमेंट को भी अभी तकरीबन 2 साल होने होने को है, टाइम लगा ना जी। तो वो टाइम इसलिए लगा कि ये तमाम शवाहिद इकट्ठे कर रहे थे, ट्रैकिंग कर रहे थे, ट्रेसिंग कर रहे थे, टेलीफोन बगिंग कर रहे थे, सारा कुछ मालूम करके जब चीज उनकी प्लेट में आ गई, फिर उन्होंने जो ये अनाउंस किया और किया। तो अब ये है कि
सजा भी यही होती है कि जी या 14 साल है, और अगर ये स्पाइनेज या ट्रीजन केस है, जैसे कि मुशर्रफ साहब जो थे उनको भी पिशावर हाई कोर्ट ने सजा मौत दे दी थी ट्रीजन हम्म। के एक्ट के ऊपर। 3 नवंबर वाले किस्से में इमरजेंसी प्लस जो उन्होंने ये हम्म। लगाई थी, हम्म। तो इनके ऊपर भी अगर इस तरह का कोई साबित हो जाए, जैसे 9 मई वाला किस्सा है जिसमें वो कहते हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हम्म। या अगर ये टीडीपी का उस तरीके से ये है जिस पे आप ये देखें कि 2021 की एंड से आज तक कितनी हमारे पर शहादतें यहाँ पर ये हो चुकी हैं, कितने नुकसानात जो है ये हमें पहुंच चुके हैं, हमारी मैशत कितनी है उससे जो है ना नुकसान हुई है, हमारी इनसिक्योरिटी और इंस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी ये कितनी बड़ी है, तो ये तो छोटा जुर्म नहीं है। और हम्म। इसमें अगर किसी ने ये प्रूव हो जाए कि उसने ये रोल प्ले किया था, और वो भी अपने अपने एक पर्सनल एजेंडा के ऊपर, हम्म। तो वो तो फिर हम कह नहीं सकते। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर जासूसी और गद्दारी का इल्ज़ाम साबित हो जाए तो सजाए मौत भी हो सकती है, बसूरत दीगर ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 14 साल होती है, ये कह रहे हैं आप? जी हाँ, अच्छा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये भी ज़रा बताइएगा कि बिल्कुल। माजी, जी, माजी में भी जो है ना काफ़ी फौजी अफसरों के कोर्ट मार्शल होते रहे हैं, लेकिन अगर रिसेंटली किसी का हवाला आजकल ज़्यादा दिया जा रहा है तो वो लेफ्टिनेंट जनरल जो है जावेद इकबाल थे, जिन्हें यानी कि 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी जासूसी के इल्ज़ाम में। लेकिन फिर हुआ ये कि एपेलेट अथॉरिटी जो है वो 14 साल की सज़ा 7 साल कर दी। उसके बाद जनरल बाजवा है तो उन्होंने ये सज़ा 2.5 साल कर दी। फिर मौजूदा आर्मी चीफ आए तो इन्होंने सज़ा माफ़ी कर दी। तो पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि कोर्ट मार्शल सपोज अगर होता है जनरल फैज़ हमीद का, तो कल को कमांड चेंज होती है, क्या वो सज़ा ख़त्म वो कर इतना उनको इख्तियार होता है कि सज़ा ख़त्म कर दें इसकी? और ये है कि ये जो कोर्ट मार्शल का फैसला होता है ये सिर्फ आर्मी चीफ का फैसला होता है या इसमें सबकी मुशावरत शामिल होती है? ये अदारा जाती फैसला होता है, ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। नहीं, ये अदारे का अपना फैसला होता है, उनका फौज का एक अपना मैकेनिज्म है और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है। तो अच्छा। वो उसमें सिविल जुडिशरी वगैरह का, गवर्नमेंट वगैरह का किसी का कोई ताल्लुक नहीं होता। हम्म। ये अब आपका अपना ही फैसला। जहाँ तक आपने पीरियड का बताया है, तो हम्म। ये तो सिविल कोर्ट है या दूसरे भी हैं, ऐसे ही होता है कि जो सजा होती है वो जी। दिन और रात काउंट होती है। तो अच्छा। दिन और रात अगर यह काउंट होगी, हम्म। तो फिर में यह जाहिर है कि 14 से फिर 7 साल का पीरियड ही होता है। जी। लेकिन दिन इसी तरह ये काउंट होते हैं कि 14 साल, वो इस तरह है। तो वो उस लिहाज से जो है 14 साल से फिर उनकी 7 साल ही थी। तो फिर जो जब वो 7 साल का अगर ज्यादा अरसा तकरीबन नजदीक पहुंच गया है, तो हम्म। फिर थोड़ी बहुत वो ये कह सकते हैं कि भाई चलो अभी इसको हम थोड़ी सी हम ये रियायत दे दें। लेकिन ये तो नहीं है कि उनकी ये बख्शिश कर दी गई, उनके उमरात वापस कर दिए गए, या हम्म। उनको ये कह दिया गया कि ये आप बेकसूर हैं। तो हम्म। कसूरवार थे, वो भी कसूरवार हैं। हम्म। और इसी तरह ब्रिगेडियर साहब थे, उनको डेथ सेंटेंस हुई थी इसी इसी ऐसे ही जुर्म के तहत। तो हम्म। ये तो हमारा सिस्टम जो है ना वो जारी रखता है और रहता है। हम्म। और ये नहीं होता कि जो फैसले तब्दील कर दिए जाएं कि जी अभी आज एक एफजीसीएम हुआ उसमें फैसला हो गया, कल एक दूसरा चीज हुआ उसने कहा नहीं ये एफजीसीएम गलत हुआ था, ये पॉलिटिकल था। जैसे जज भुट्टो साहब के केस में आपके सामने कर दूं कि हम्म। जनाब वो जनाब आफ्टर ऑल एक फुल बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, 4-4-3 की जजमेंट हुई थी, तो पूरा प्रोसेस गुजरा ना। पहले हम्म। लाहौर हाई कोर्ट और फलाना this and that, जी। कितना अरसा हो गया। तो आज जी। उन्होंने ओवरटर्न कर दिया, लेकिन वो इस तरह की चीज यहाँ यहाँ पर नहीं। यहाँ पे नहीं जी। होती। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताइएगा, अभी हाल ही में जो है क्या कहते हैं, ये कल या परसों जो है आर्मी चीफ साहब ने एक ह्यूज गैदरिंग हुई है रिटायर्ड फौजियों की। उसमें जो करंटली जो आर्मी चीफ रिटायर हुए हैं, एक बाजवा साहब को छोड़ के सुना है वो तो बाहर हैं, अभी इस टाइम बैरून मुल्क हैं, बाकी अशफाक परवेज कियानी साहब और जनरल आयल शहीद साहब वो भी इनवाइट थे वहाँ पे। तो इसकी क्या अहमियत इस मौके पे, इस तरह की ह्यूज गैदरिंग जो आर्मी चीफ साहब ने बुलाई और वहाँ पे उनकी तकरीब हुई, और ये मैसेज क्या था और आप क्यों नहीं गए? ज़िमनी सवाल ये भी है साथ में। पहली बात तो ये है कि रिटायर्ड अफसरान को जो है गाहे बगाहे आर्मी चीफ
मौका दे के बुलाए जाते हैं। जैसे शौकत कियानी साहब ने एक शोहदा का दिन मना एक शुरू किया था 2011 में, और हम्म। फिर वो हर साल जो है वो एक तकरीब होती थी और इनवाइट किया जाता था। मैं भी वहाँ इनवाइट होता था, इसमें भी मुझे इनवाइट किया, हम्म। लेकिन मेरी अपनी कुछ ज़रूरी मजबूरियां थी। मेरा बेटा बाहर जा रहा है, उसके कोई वीज़ा शीदा और इस तरह के सिलसिले में जो हम्म। है मसरूफ था, तो वहाँ नहीं जा सका। हम्म। लेकिन आपने ये देखा होगा कि काफ़ी तादाद थी वहाँ पर। बड़ी तादाद थी। रिटायर्ड सीनियर भी थे, मिडिल ऑफिसर भी थे, और जेसीओ भी थे, और सिपाही भी थे। हम्म। ये वो सारे आए और उनके हर एक के साथ इन्होंने बातचीत की, गुफ्तगू की। तो मैसेज तो यही दिया जाता है ना कि जी फौज जो एक ऐसा अदारा है जिसमें के रिटायर्ड लोग और सर्विंग लोग में एक रिश्ता कायम और दायम रहता है, ये हम्म। कभी भी टूटता नहीं है, और दोनों एक दूसरे की इज्जत की निगाह से देखते हैं, और आपस में एक जो है एक किस्म की एक बॉन्डेज रहती है। उस बॉन्डेज को बरकरार रखने के लिए हम्म। बहुत से यूनिट लेवल के ऊपर वो अपने पुराने अफसरों के साथ जो है ना बाकायदा कांटेक्ट रखते हैं। मैंने 3 यूनिटों में सर्व किया है, वो तीनों यूनिटें जो है वहाँ जो इम्पोर्टेंट वहाँ के इवेंट्स वगैरह, कोई प्रमोशन, कोई प्लान, वो सब मुझे जो है हॉट वन ऑर्डर के जो इशू करते हैं वो मुझे भी ये भेजते हैं। जो अपनी तकरीब करते हैं उसमें इनवाइट करते हैं, इसी तरह बाकी यूनिटें भी यही ये करते हैं। तो ये जारी और सारी है। ये पहली दफा ये हुआ है कि ये वेटरन्स में, रिटायर्ड अफसर में एक बदमज़गी पैदा हुई, तकसीम पैदा हुई। कई ऐसे आए जो कि उन्होंने फौज को गालियां दी, और एक पॉलिटिकल लीडर की वजह से वो एक बड़ी नाखुशगवारी है। तो जाहिर है कि कल कोई जो मीटिंग, जो इधर गैदरिंग उन्होंने बुलाई, इसमें ऐसा कोई नहीं था जो कि फौज के खिलाफ जो बातें कर रहा था और बदजुबानी कर रहा था और गालियां दे रहा था, उसको इनवाइट किया। मतलब इसकी अहमियत है इस मौके पे इस तरह की गैदरिंग की। जी अहमियत तो है ना जी, कि मैसेज यही देते हैं कि जी हम फौज का और रिटायर्ड लोगों को नहीं भूले, हम उनका ख्याल रखते हैं। हम्म। और जिस तरीके से अभी इन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, दीगर मराहत वगैरह जो है, एक जो है ना रिटायर्ड होम्स का कॉन्सेप्ट जो है ना ये शुरू कर दिया है, तो ये रिटायर्ड लोगों के लिए है, ताकि ये लिंकेज जो है हमारा ये जो है बरकरार रहे और पॉजिटिव रहे। और ये जो है एक हमारा एक मजबूत गहराई हो, डेप्थ हो हमारी, और वो बॉन्डेज कायम रहे। और ये उनके भी फायदे में भी है और फौज के भी फायदे में, पीस टाइम में भी और वॉर टाइम में भी। जो फौजी है, जो इस काबिल हैं, वो एक सेकंड लाइन डिफेंस फोर्स के लिए जो है वो हमेशा तैयार रहते हैं, और उनको इस्तेमाल होना चाहिए। हम्म। जी। अच्छा अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जो सारे मामलात हैं आपने बताया कि इसमें ये जो ट्राइका था फैज़ हमीद बुशरा बीबी इमरान खान का, और फिर बिलाखिर ये मुंतज हुआ 9 मई पे, और दीगर भी बहुत सारी कार्रवाई, इसमें बुशरा बीबी भी पेश पेश रही हैं। तो कोर्ट मार्शल जो उनका जारी है, इसके बाद कहा जा रहा है कि इमरान खान के लिए भी ये बड़े खतरे की बात है। तो क्या इस लपेट में बुशरा बीबी भी आ सकती हैं इस सारे मामले में, आप क्या समझते हैं? और वो चूंकि ये सारे मामले में उनका एक हिस्सा रही हैं, हम्म। और बड़ा एक रेड लाइन भी वो ये रही हैं। हम्म। और ये जो सारा गुस्सा वगैरह जो हुआ, ये उनकी जब रेड किया जवान पार्क पे, तो उस वक्त इनका गुस्सा ज्यादा उभरा, जब पहले इन्होंने उनकी रेड लाइन की और फिर बाद में इमरान खान ने अपनी रेड लाइन बनाई। हम्म। तो इनका रोल तो रहा है। हम्म। और या अब या तो है कि वो पीछे हट जाती, हम्म। और वो कहती कि जी मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और हम्म। मैं हाउस वाइफ की तरह मैं ये रहूंगी, तो फिर हम्म। तो ठीक था। हम्म। लेकिन वो तो बढ़ चढ़ के बयान भी देती हैं जब उनको मौका मिले, और हम्म। बहस भी उगलती हैं, और हम्म। तहकीकारी में भी हिस्सा ये लेती हैं। तो हम्म। इसीलिए और मुकदमे भी उन पे हैं, और ये नहीं है कि एक फैब्रिकेटेड केसेस उनके ऊपर बनाए हैं। तो हम्म। शकाना केस हो गया, इवन 190 मिलियन का केस हो गया, तो उसमें तो ये इन्वॉल्व है। हम्म। 9 मई में भी इनका जिक्र आ जाता है किस तरीके से कि हो सकता है ये भी अब मशवरा देने में जो है ना शामिल शमूल हो हम्म। उसमें। हम्म। तो ये सब चीजें तो अभी
जो ये कोर्ट मार्शल जब होता है तो वो तो फिर हर सिरा ढूंढता है, हम्म। जो एक मिसिंग लिंक्स होते हैं, हम्म। जो एक गैप्स होते हैं, हम्म। वो फिर आस्ता आस्ता खुद भरते जाते हैं। हम्म। यही जज साहब जो हैं, जो अभी पाबंद हैं, कैद और तन्हाई में हैं, हम्म। ये बहुत सी चीजें बोलेंगे। अब वक्त गुजरने के साथ शायद ये अपने आप को अप्रूवर के तौर पे भी अपने आप को ये अच्छा। पेश कर दें। हम्म। हाँ, तो इस तरह की बहुत सी चीजें, और हमने देखा है कि भुट्टो के वक्त में भी जो उनका सबसे मंजूर नजर था FSF कमांडर, वो हम्म। अप्रूवर बन गया था। तो ये तो होता है। नहीं जी। तो अगर ये बताएं कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो वादा माफ गवाह बनने की भी पेशकश कर दें जनाब फैज हमीद, तो तो क्या वो उनको ये उनकी पेशकश कबूल कर ली जाएगी, वो उनको तस्लीम कर लिया जाएगा? आप क्या समझते हैं, वादा माफ गवाह और किसके खिलाफ बनेंगे नहीं, वादा देखिए बात वादा यह माफ है ना गवाह? कि टाइमिंग्स की बात होती है ना। आखिर इन्होंने 2.5 साल इनके हो गए हैं, और ये मतलब ये किस्से में लगे हुए हैं, तो अप्रूवर किसी टाइम पे बनना था ना। हम्म। इस दौरान में सबसे ज्यादा जो कैंपेनिंग हुई है वो फौज के खिलाफ हुई है, फौज की लीडरशिप के खिलाफ हुई है। तो ये भी तो एक फौजी थे ना, तो ये उसका हिस्सा थे। ये फौज को बदनाम कर रहे थे, आर्मी चीफ को ये बदनाम कर रहे थे। हम्म। तो ये इनकी नौयत तो कोई बड़ी मुख्तलिफ है। हम्म। और ये आखिर वक्त तक नहीं रहे, ये तो जब तक आखिरी दिन में भी जो इनको ये गिरफ्तार किया है, ये उस वक्त तक जो है ये इनका मिजाज ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ था। हम्म। तो वो अप्रूवर बनने के लिए जो है, तो वो कुछ चीजें तो फिर देखनी होती है ना। हम्म। अब ये जो कलभूषण है, हम्म। उसने भी तो फौरन ही कुछ उसको थप्पड़ मारे, तो उसने सारा तोते की तरह सब कुछ बता दिया कि ये हम्म। है वो है कौन कौन हम्म। है। हम्म। तो उसको डेथ सेंटेंस भी होगी, लेकिन अभी तक जिंदा तो है ना। हम्म। इस तरीके से मकसद तो ये है कि इसने सब कुछ उगलना है, सही। हकीकत बतानी है कौम को कि जी क्या कुछ हुआ है, ये क्या जो है ना पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ होता रहा है, और ये कौन थे इनके पीछे मुहरकात क्या थे, मास्टर प्लानर्स कौन थे, एबेटर्स कौन थे, इंस्टिगेटर्स कौन थे। ये सारे जो है, ये जो कहते हैं कि जी हम नहीं थे, अब हम्म। कोई और था, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये हुआ है, तो ये हम्म। सब चीजें जो है अब इन्हीं के जरिए आएंगे ना। अगर ये इनका जो है ना कलीदी आदमी था, तो ये तो फिर इसकी इसलिए उन्होंने फौरन जो है ना बयान दे दिया, इमरान खान साहब ने और उनकी लीडर ने, कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम्म। आखिर वो क्यों उन्होंने कहा, वो हम्म। बजाय इसके कि उसको डिफेंड करते कि हम्म। जी वो मासूम है, एसेट तो उसको कह दिया, किस लिहाज से एसेट था जी वो। हम्म। कमाल हो गया है, पाकिस्तान को उन्होंने बदनाम कर दिया, डिफॉल्ट के दहाने पे ये पहुंच गए, और कोशिश की कि ये डिफॉल्ट हो जाए। तो कैसा एसेट था ये हमारा जी। हम्म। हम्म। जी। हाँ, अच्छा ये बताएं कि जाहिर है कि ये सारी चीज़ें के और कौन कौन इस गिरफ्त में आता है, उनमें कोई साबिक जजेस हैं वो भी हैं, या और साबिक फौजी अफसरान हैं, कुछ हाजिर सर्विस जो भी है, ये पता चलेगा जब ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी कोर्ट मार्शल की, ऐसा ही है ना? तो ये मुझे या बताइएगा कि ये कब तक चलेगी कोर्ट, कब तक फैसला हो जाएगा? ये कोर्ट मार्शल जो शुरू हुआ है जनरल फैज हमीद साहब का, ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा, फैसला कब तक मुतवक्का है, आप क्या समझते हैं? देखिए ना, FGCM जो मिलिट्री कोर्ट्स के होते हैं, हम्म। उनका तौर तरीका बड़ा स्ट्रेट होता जी। है। ये क्यों सिविल कोर्ट्स जो है अपने कार्रवाइयों में 20-20 साल, 25-25 साल लगा लेते हैं? हम्म। क्योंकि एक तो उनकी नीयत नहीं होती, हम्म। दूसरी बात यह है कि पोलिटिसाइज होते हैं, हम्म। हम्म। तीसरी बात यह है कि एडजॉर्नमेंट का है किस्सा, वकील साहब बीमार हो जाते हैं, और डिलेइंग टैक्टिक्स होती है, जिसकी वजह से एक चीज को इतना बढ़ा दो कि जो विक्टिम है वो बेचारा फौत हो जाए, बीमार हो जाए, हम्म। तंग आ जाए, और हम्म। लेकिन वो फैसले नहीं देते। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ तो दिन रात कार्रवाई होती है, अच्छा। और कोई, हाँ, कोई बीच में ब्रेक नहीं है, और हर एक के ऊपर ये होता है कि इस काम को खत्म करो, करो, कमा 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 कमा, एक चाबी लग जाती है। हर एक को एक एहसास होता है कि जी ये एक बहुत ये नेशनल लेवल का एक ये केस है, और हमने इसको सही तरीके से भी करना है, और वक्त के ऊपर भी करना है। तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीने में जो है ना इंशाल्लाह ये काम मंतक के अंजाम तक ये पहुंचेगा। अच्छा, यानी कि फैसला जो है 1 से 1.5 माह में मुतवक्का है, ये कोर्ट मार्शल का उम्मीद तो फैसला। है जी, हाँ बिल्कुल। हाँ। जी हाँ। हाँ। अच्छा, अभी जरा थोड़ा सा उधर जाते हैं कि जेल में अभी दूसरे तो पकड़े जा रहे हैं, ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो है अडियाला जेल का, वो भी अभी गिरफ्तार हुआ है, ठीक है, पता चला सहूलतकार बना हुआ था, उसके साथ 2 साल
तो ये जेल में क्या सिलसिला चल रहा? फिर इस तरह की एक खबर इन्होंने पिटीशन कहीं दायर की है पीटीआई ने कि जी बदसलूकी हुई है बुशरा बीबी से। ये क्या मामला जेल में चल रहे हैं, आपके पास क्या इतलात हैं? है ना, बुशरा बीबी के साथ तो जो बदसलूकी हुई है, जो मेरी जो इधर उधर की जो इंफॉर्मेशन है, वो हम्म। ये था कि जो लेडी इंस्पेक्टर जो थी, हम्म। इन्होंने उनके साथ जो है हम्म। ना किसी बात के ऊपर सवाल जवाब में जो बातचीत हुई, इनकी अल्टरकेशन हुई, हम्म। जिसमें ये गुस्से में आ गई हम्म। और इन्होंने उसके ऊपर हमला किया और गालियां भी दी और जो भी किया, इस हम्म। तरह की बातचीत हुई, जिसके फिर रिएक्शन में फिर उस लेडी इंस्पेक्टर ने भी जो है ना कुछ किया होगा। जाहिर है कि वो भी पुलिस वाली है, तो वो अच्छा। इस तरह थी, मगर ये नहीं है कि उन्होंने मासूमियत में खामखा ही वैसे ही उनको जो है ना टॉर्चर किया या दूध कुक किया। वो ऐसी कोई बात नहीं थी। हम्म। जहाँ तक सहूलियात का ताल्लुक है, आप भी ये कई दफा मुझसे पहले भी पूछ चुके हैं कि जी कैसे इसको सारी खबरें मिल जाती थी, क्यों इतने आराम से है। वो हम्म। आराम और आसाइश के लिए तो सारे सिलसिले वहाँ पर थे। सुप्रिटेंडेंट, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल जो सबसे पुराना, पत्नी 15-16 साल से वहाँ था, उसकी सारी वाकफियत होगी पूरी इस जेल में। वहीं पर वो आज भी वो वहाँ पर ये रह रहा है। उसके नीचे वाला अमला जो था, तो दरअसल वो जो अदली रखे हुए थे, हम्म। सब जो है वो उसकी खिदमत कर रहे थे और पैगाम रसानी भी ये कर रहे थे। हम्म। और इसलिए फिर इसकी धारसबंदी होती थी। जब इसको मिनट मिनट की खबर मिल रही है हम्म। और कह रहे हैं कि जी बार इस बार जो है, जो उसको जज्बा कायम है, उसका तो मोरल हाई होना था कि ये जो अंदर जाते थे बाहर आते थे कि जी उनको तो गम ही कोई नहीं है, वो तो हम्म। बिल्कुल जो है ना हाई स्पिरिट्स में है। हम्म। और वो कह रहे हैं फिर उनको एक्सरसाइज मशीन, खाने पीने का बंदोबस्त किए, वो खाना, उनकी कॉन्फ्रेंस रूम, उनको वॉकिंग एरिया खाना, ये तो किसी जेल में ये चीजें किसी को नहीं मिली हैं, जो इनको ये मिली हैं। उस हम्म। वजह से ये थे। लेकिन अब चूंकि ये पाबंदियां लग गई, हम्म। अब इसके जो सहूलतकार जो थे वो ये हट गए हैं। हम्म। अब स्टोरी जरा बदल जाएगी वहाँ। अब अच्छा, जेल जो है ना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यानी आप कह रहे हैं कि अब जेल काटनी मुश्किल होगी इमरान खान के लिए? हाँ हाँ, अब जो वैसे भी 1 साल कहते हैं कि 1 साल अरसे के बाद जो है ना असल जेल शुरू होती है, तो उसके बाद अब ये जो चीज हो गई है, तो हम्म। अब इनके लिए जो है एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये कोर्ट मार्शल फैज हमीद का जो शुरू हुआ है, पीटीआई के दो तीन नैरेटिव हैं इस हवाले से। सॉरी। एक तो ये कि वो कह रहे हैं कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, फौज का अंदरूनी मामला है, ये कह के जान छुड़ा रहे हैं। दूसरा, वो जरा इसरार कर रहे हैं कि जी जनरल बाजवा को क्यों छोड़ दिया गया, इनको सिर्फ क्यों पकड़ा गया। आप क्या समझते हैं कि वहां भी कोई कहानी शुरू हो सकती है इस तरह की, जो ये सही मौकफ है उनका? वो देखे ना, ये तो अभी यही बात है ना कि जी हाँ, ये किया तो आपने भी यही किया, उसने भी ये किया। हाँ, एक चीज को जब कंट्रोवर्शियल करना होता है तो इस तरह की ये बात कर देते हैं। तो भाई शुरुआत तो हो गई ना। ये हम्म। भी कोई आम अफसर तो नहीं था, हम्म। एक बहुत पावरफुल जनरल था, बड़े पावरफुल पौधों पे ये रहा, हम्म। उससे शुरुआत हो गई। हम्म। अगर ये कल कहता है कि जी मैं तो उसकी मर्जी के ऊपर चलता ही नहीं था, ये सारी चीजें उसकी भी हैसियत के ऊपर ये हो रही थी, मैं तो एक मोहरा था, ये हम्म। बात तो आगे चलेगी। हम्म। अच्छा, अब जो है ना सिर्फ चंद अल्फाज में ये पूरी जो जर्नी है इनकी, फैज़ हमीद साहब की, कि कहाँ से इतने बड़े ओहदे पे पहुंचे, इतनी इज्जत पाई, और फिर ये जो अंजाम दिखाई दे रहा है, चंद जुमलों में बयान करें ये पूरी इस मामले को, इसको। ये देखे ना जी, एक आ जाती है पर्सनल एम्बिशंस, जी। और वो एम्बिशन जब हद से बढ़ जाए तो हम्म। वो जो है ना इंसान को मार देते हैं। हम्म। दूसरी बात ये होता है ग्रीड, और तीसरी होती है पर्सनल वेस्टेड सेल्फिश इंटरेस्ट। ये तीन चीजें हैं जो कि कभी किसी इंसान को कामयाब नहीं करती। ये तीनों चीजें इनमें थी, और जितने भी ये ताकतवर लोग गुजरे हैं, जिनमें मेगलोमेनिया, एरोगेंस, इगोटिज्म ये आ जाता है, उनमें ये चीजें ये आती हैं। इनमें भी ये चीज है थी इधर। तो वो उनकी फिर टाइम लगा, लेकिन आखिर ये पकड़ हो गई। उनके लालच बुरी बला है। और जो दूसरी चीजें जो मैंने कहा कि एम्बिशियसनेस, और वो भी हाइट ऑफ एम्बिशियसनेस जो है, वो भी अल्लाह को पसंद नहीं है। हम्म। क्योंकि आप उतना ही खाएंगे जितना आपके हिस्से में आएगा।
जो रिस्क आपके हक में अल्लाह ने लिखा हुआ है उतना ही मिलेगा, एक नवाला भी ज्यादा नहीं मिलेगा। तो फिर वो अगर नहीं है, लेकिन आप कहें कि मैं ही सब कुछ ले लूं और फिर दूसरे के पत्ते को काटना कि जी उसको मत बनाओ और मुझे बनाओ, तो ये जो है, ये हमारा एक फौजी असूल के लिहाज से भी जो है कि मुनाफिकत है और ये गलत इकदाम है। तो ये चीजें थी जिसने के जनरल साहब को, मैं कहूँगा कि ब्लाइंड कर उन और उनकी अकल को एक किस्म का बंद कर दिया, और वो एक नैरो पेरिस्कोप से हर चीज को ये देखने लगे। उन्होंने आइंदा के अंजाम की तरफ देखा ही नहीं। वो इतनी खुशफहमी में ये रहे और इतने घमंड में रहे कि जी हर तरफ हॉकी डोरी है, हर चीज मेरे फेवर में है। और अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी आसमान में जा रही है, उसका डंका ये बोल रहा है, तो फायदा मुझे डायरेक्ट है, तो मुझे कौन हाथ लगा सकता। ये तो आज नहीं तो कल ये चले जाएंगे। गाहे बगाहे जो है यही उनके पास एक ही रह गया है कि बस 2 महीने की मार है, ये हुकूमत चली जाएगी, ये सारा निज़ाम लपेटा जाएगा। और बांग्लादेश की बार बार ये मिसालें देते हैं, यू टर्न पे ले लेते हैं, कभी उसको हीरो बनाते हैं मुझे, तो फिर उसको जीरो करते हैं। तो वो इस तरह की इनको अभी समझ बूझ से जो है ना, सारी पीटीआई की लीडरशिप भी और ये भी जो है ना, ये एक किस्म के महरूम हो हम्म। चुके। जी। अच्छा, ये कोर्ट मार्शल जब हो जाता है, सजा हो जाती है, तो फिर सारी मुराद ओहदे ओहदे ये सब जनरल फैज हमीद के चले जाएंगे? जी सब ले ली। अच्छा। डिसमिसल एंड कोर्ट मार्शल जो है, उसमें ये सब चीजें ले ली जाए। मसलन कौन कौन सी बताइएगा जरा, आवाम को पता चले। मसलन ये है कि इनकी पेंशन, हम्म। इनकी मेडिकल फैसिलिटीज, हम्म। और फिर ये जो है कुछ और मराहत इनको मिलते हैं, जैसे ऑडी अलाउंस वगैरह और कुछ अलाउंसेस रिटायर्ड लोगों को जो मिलते हैं। कोई मेंबरशिप जो है क्लब की और दीगर तफरी जगहों के लिए, वो भी ये बंद हो जाती है। हम्म। तो ये सब चीजें है ना, वो पाबंदियों में ये आ जाता है। फिर ये देखना होगा कि क्या इनसे जो इनको प्लॉट्स जो मिले थे, क्या हम्म। वो भी वापस ले लिए जाएंगे या नहीं। ये अब देखने की बात है, क्योंकि ये भी अभी मैंने तो खुद नहीं देखा, सुनने में आया कि जो इकबाल में इनका जो घर है वो एक महलनुमा घर है। और मोटरवे की सड़क काट के निकाला गया रास्ता। जी हाँ। अच्छा, रैंक भी छिन जाता है, फिर रैंक भी पुकारा नहीं जाएगा? लेफ्टिनेंट जनरल जिसको सजा हो जाती है नहीं 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 तो रैंक से नहीं नहीं पुकारा जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं, रैंक नहीं रहा। अच्छा। फिर ये मिस्टर फैज हमीद है। अच्छा। बस आखिर में मुझे थोड़ा सा, क्योंकि 9 मई जो है वो सबसे हॉट है, उसकी पूरी प्लानिंग क्या थी, असल मकसद क्या था, वो साजिश क्या थी, और इनमें इनका क्या रोल था, ये थोड़ा सा ब्रीफ कर दें बस आखिर में, बिल्कुल। देखिए ना, इन लोग का 3 बड़े हमले थे भाई। 26 मई की मैंने बात की, वो फेल हो गया। हम्म। फिर इन्होंने वो इस्लामाबाद की रुख था, जो लाहौर वाला जो था, अक्टूबर और नवंबर का, तो उसमें इनके इस्लामाबाद का तो प्लान था, लेकिन असल में था कि उधर से फिर हम जो है पुल से फिर हम चले जाएंगे जीएचक्यू की तरफ और उसको हम सराउंड कर लेंगे और उधर पे धरना दे देंगे अराउंड द जीएचक्यू। ये प्लान था, वो भी फेल हो गया। तो हम्म। फिर ये तीसरा प्लान जो है ना इसकी, जो है ये बड़े वसी पैमाने पे हुआ। हम्म। तो इसमें ना ये कि 255 मिलिट्री टारगेट्स का इमरान खान चुन सकता था, हम्म। या ये इनका कोई पॉलिटिकल लीडर जो है ना वो चुन सकता था। उनको क्या पता है हम्म। कि अंदर कंटोनमेंट में कैसे टारगेट्स हैं, बाकी गर्दन में जो है ना क्या टारगेट है। हम्म। अंदर से किसी ने बताया ना जी। जी। तो ये टारगेट्स जो है 255 थे या जितने भी थे, वो भी उनको ये बताए गए। तो मकसद ओवरऑल ये था कि चूंकि हमने दरारें ये डाल दी हैं फौज के अंदर और हमने अपनी तरफ उनको ले लिया है, तो यहाँ एक म्यूटनी कर दो, फिर क्योस मचा दो, एनार्की कर दो, सिविल वॉर कर दो, और बस फिर उस खिलवाड़ में शायद हमें पावर मिले, क्योंकि हम ही पॉपुलर। हम्म। और ये जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के तनाजुर में क्या अब ये इम्कान बढ़ गया है कि इमरान खान का भी फौजी अदालतों में मुकदमा चले 9 मई के हवाले हाँ, से? अब पॉसिबिलिटी जो है उस तरफ जाना शुरू हो गई।
और कि क्योंकि अगर ये लिंकेज स्टेब्लिश हो गया कि हम्म। ये मास्टर प्लानर था या मास्टर प्लानर की कोठरी में ये था, जाहिर है कि हेड हेड होंगे के होंचे तो यही था। हम्म। तो अगर ये साबित जैसे ही हुआ तो हम्म। एकदम मिलिट्री कोर्ट में इसका ट्रायल आ जाएगा, फिर ये नहीं रोक सकते इसको। तो ये मामला जो है ना फिर सेंसिटिव होके सिक्योरिटी और उसमें उसके तनाजर में ये आ जाए। यानी फिर आर्मी एक्ट के तहत चलेगा। जी हाँ। तो ये तो पहले भी इन लोगों ने यही था इब्तिदा की, आपने देखा कि मिलिट्री कोर्ट्स को जो है ना लाहौर में बन चुके हैं सात, और जब छह इधर बने हैं पिंडी में तो बन चुके थे। हम्म। कुछ काम उन्होंने किया भी था। हम्म। हम्म। ये तो फिर इन्होंने ही सारा तस्दीककारी करके और फिर वकीलों ने अपना रोल प्ले किया, जजों ने किया, तो उसको वो रोक दिया। लेकिन वो कर्ज हम नहीं कर सके। हम्म। मिलिट्री कोर्ट्स अभी भी फाल है। और हिस्टोरिकली जो है ये मिलिट्री कोर्ट्स जो ये तो है, जब ये सही मानों में शुरू हुए, ये तो जनवरी 2015 जो नेशनल एक्शन प्लान जो है वो बना था। हम्म। उसमें चूंकि जुडिशरी की कारकर्दगी बहुत ज्यादा नाकिस थी, हम्म। इन्होंने 4,000 जो टेररिस्ट थे जो कॉम्बैट जोन से गिरफ्तार किए थे वो हवाले किए पुलिस के थ्रू, और जो ट्रायल सबको जो है ना छोड़ दिया, एक को भी ट्रायल नहीं किया, वो दोबारा दहशतगर्दी में शामिल हो गए। तो उस वजह से जो है ना मिलिट्री कोर्ट बनाए और उन्होंने बहुत रिजल्ट दिए। हम्म। और यही जिनको डेथ सेंटेंसेस होगी थी या लाइफ सेंटेंस होगी थी, उनको इमरान खान के दौर में मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए दिए, जो उनको फिर जो है ना बहाल किया। और वो आज जो है टेररिज्म में वो ये शामिल है। तो वो मिलिट्री कोर्ट्स की तारीख तो वहां से चल रही थी। हम्म। अब क्या हुआ कि जी आपको, तो अब तो पैमाना बहुत बढ़ चुका है। जो हम्म। टेररिज्म जो पहले होती थी उससे भी ज्यादा अब ये बढ़ गई है। दो कॉम्बैट जोन में बलूचिस्तान में और केपी में, जिसमें कि वो हम्म। फार्मर फाटा जो है वो ये शामिल होता है। हम्म। क्या वजह है? या तो हो के जो सिविल कोर्ट्स हैं वो अपना काम कर रहे हो। ये तो कभी भी किसी स्टेज पे भी जो फौजी प्रोंग है मिलिट्री का, वो उसके साथ कदम इन्होंने मिला के ही नहीं रखा, ये बहुत पीछे रहे, काम अपना नहीं किया इन्होंने। हम्म। और फिर औरों को भी नहीं ये करने देते। ये तो नाइंसाफी है। हम्म। जी। जी, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ हारून साहब। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत हमने इस्तेफादा किया आपकी मालूमात से। ख़ास तौर पे ये कोर्ट मार्शल के हवाले से जो फैज़ हमीद साहब का चल रहा है, तो बहुत सारी जो बातें खबरें चल रही थी तो अभी धुंध छुट छट गई है मेरा ख्याल है इस हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। मुस्तकबिल में भी ये जहमत देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। आपका भी शुक्रिया। वालेकुम सलाम।